बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एनिमल बिहेवियर में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ लर्निंग के मुख्तलिफ मेथड्स हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। लर्निंग बेसिकली है क्या चीज़, इट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यानी तजर्बे के साथ साथ वक्त के साथ साथ एनिमल्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ बिहेवियर की मैचुरेशन के दैट आर कॉल्ड लर्निंग। Learning is adaptive because it allows an animal to respond quickly to changes in its environment. Once an animal learns something, its behavioral choices increase. यानी टाइम के साथ, तजर्बे के साथ जब एक एनिमल मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, फिर उसके नतीजे में कुछ सीखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टाइम आता है कि उसके बिहेवियर में उसके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। यानी कोई एक स्टिमुलस जब आता है उसके नतीजे में वो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, उसके बारे में डिसाइड कर सकता है और अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। An animal's ability to learn may correlate with the predictability of certain characteristics in its environment. यानी जिस माहौल में वो एनिमल सर्वाइव कर रहा है, बेसिकली उसको वक्त गुजरने के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ उसको बहुत सी बातें पता चलती हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहने वाला है उसमें बहुत सी चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है, पहले से उनकी जांच कर सकता है कि कोई ख़ास स्टिमुलस आएगा तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। Where certain changes in the habitat occur regularly and are predictable, an animal may rapidly respond to a stimulus with an unmodified instinctive behavior. यानी फिर जब रूटीन की एक लाइफ वो समझ लेता है और पता चलता है कि बहुत से ऐसी चेंजेस हैं जो कि रेगुलरली होती हैं और प्रिडिक्टेबल, यानी पहले से उनको पहचान लिया जाता है कि फ़लाँ जो है इस एनवायरनमेंट के अंदर जो करैक्टर्स पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, तो एनिमल जो है उनका एक तरह से आदी हो जाता है और किसी भी स्टिमुलस को वो अनमॉडिफाइड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के तहत, यानी उनके अंदर एक चीज़ रच जाती है जिस तरह, तो उनके अंदर एक रिस्पॉन्ड फिक्स हो जाता है कि कोई भी ख़ास स्टिमुलस आएगा तो उसके नतीजे में उसको मज़ीद तरद्दुद नहीं करना या उसको स्ट्रगल नहीं करनी, उसको समझने के लिए या टाइम नहीं लेना, तो वो एक अनमॉडिफाइड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के तौर पर उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। एन एनिमल वुड नॉट नेसेसरली बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग इन दिस सिचुएशन। इसमें यह है कि वो बेसिकली सीखने का अमल एक तरह से रुक जाता है, यानी एक चीज़ की जब आदत पड़ जाती है तो उसको सोचे समझे बगैर ही रिस्पॉन्स दे देने से उसकी सीखने की सलाहियत बेसिकली इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाती है। हाउएवर वेयर सर्टन एनवायरमेंटल चेंजेस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, एन एनिमल मे मॉडिफाई इट्स बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस। लेकिन जब स्टिमुलस का पता ना हो, एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ उसके सामने आ जाए, अचानक कोई चीज़ फेस करना पड़े उसको, तब एक एनिमल लर्निंग बेसिकली उसका प्रोसेस ज़्यादा अच्छा अचीव होता है, क्योंकि उसको पहले से पता नहीं होता कि कौन सा स्टिमुलस वो फेस करने वाला है, उसको वो एंटिसिपेट नहीं कर सकता पहले से, सो उसके बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज और उसकी लर्निंग का प्रोसेस इस एक्सपीरियंस में ज़्यादा अच्छी तरह से काम आता है। दिस मॉडिफिकेशन इज़ अडेप्टिव बिकॉज इट अलाउज एन एनिमल नॉट ओनली चेंज इट्स इन रिस्पॉन्स टू फिट अ गिवन सिचुएशन बट ऑल्सो टू इम्प्रूव इट्स रिस्पॉन्स टू सब्सिक्वेंट सिमिलर एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये बेसिकली जो है मॉडिफिकेशन ये अडेप्टिव होती है। अडेप्टिव का मतलब क्या है कि कोई भी अनरिलेटेड, कोई अनप्रिडिक्टेबल उसको स्टिमुलस फेस करना पड़ता है तो उसके मुताबिक वो अडेप्ट करता है, उस कंडीशन को कैसे टैकल करना है, ना सिर्फ उस सिचुएशन में वो अपना एक सबसे बेस्ट जो है वो सोल्यूशन निकालता है उस सिचुएशन में फिट होने के लिए, बल्कि आने वाली ऐसी चेंजेस जो मज़ीद अनप्रेडिक्टेबल होंगी उनको भी फेस करने के वो काबिल हो जाता है। सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लर्निंग हैव बीन आइडेंटिफाइड रेंजिंग फ्रॉम हैबिचुएशन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, टू इनसाइट लर्निंग दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो इसमें लर्निंग के हवाले से बहुत सी इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे सिंपल जो फॉर्म है दैट इज़ हैबिचुएशन, यानी एक एनिमल मुसलसल किसी स्टिमुलस का सामना करता है तो वो एक अनमॉडिफाइड वे में उसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के तौर पर उसको रिस्पॉन्स करता रहता है अनटिल कि उसको हैबिचुएशन उसकी हो जाती है। जबकि उससे लेकर जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिसमें इनसाइट लर्निंग आती है, यानी अकल का, सोच का इस्तेमाल करते हुए और उसके नतीजे निकालना या उसके तौर पर रिस्पॉन्स करना, बेसिकली वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि हायर मैमल्स में अमूमन जो है वो एप्स के अंदर, मंकीज, चिंपैंजीज और इवन ह्यूमंस के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। सबसे सिंपल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ हैबिचुएशन। हैबिचुएशन इज़ द सिंपलेस्ट एंड परहैप्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिहेवियर इन मैनी डिफरेंट एनिमल्स। Habituation involves a waning or decrease in response to repeated or continuous stimulation. होता क्या है कि एक स्टिमुलस जब बार बार एक एनिमल को फेस करना पड़ता है तो उसका वो आदी हो जाता है और उसमें क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स जो है वो वेनिंग या डिक्रीज़ उसमें आ जाती है, यानी उसमें सोचे समझे बगैर या बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी थिंकिंग के, बगैर किसी जो है वो स्ट्रैटेजी को अपनाए के बगैर वो एक चीज़ को रिस्पॉन्स करता रहता है मुसलसल।
Simply, an animal learns not to respond to stimuli in its environment that are constant and probably relatively unimportant. तो until ये होता है कि जब एक स्टिमुलस बार बार वो रिसीव करता है, उसका आदी हो जाता है, उसको ये लगता है कि ये स्टिमुलस तो आता ही रहेगा, सो उसको वो कोई बॉदर नहीं करता और उसको अनइम्पॉर्टेंट समझ लेता है. By habituating to unimportant stimuli, an animal conserves energy and time that are better spent on other important functions. तो इससे एक फ़ायदा उसको ये होता है एनिमल को कि इस तरह के स्टिमुलाई के लिए वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बल्कि उनको अनइम्पॉर्टेंट समझकर उनको रिस्पॉन्ड कर देता है या अमूमन रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देता है. तो इस तरह से उसकी एनर्जी भी सेव हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है और मुख्तलिफ दूसरे काम जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे वो अपनी एनर्जी और टाइम कंज्यूम कर सकता है. For example, after time, birds learn to ignore the scarecrows that previously caused them to flee. यानी अमूमन परिंदे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं कि जब इधर उधर कौवे बैठते हैं या उड़ते हैं या उनकी आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ, तो दूसरे परिंदे अचानक उनकी आवाज़ सुनकर पहले तो उड़ जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता है कि ये स्केयरक्रोज जो हैं इस तरह से इनसे डरना नहीं है या इनको जो है वो अनइम्पॉर्टेंट जो है समझ लेते हैं और उनको कोई वैल्यू नहीं देते अनटिल कि वो उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं. दूसरी एग्जांपल है स्क्विरल्स इन द सिटी पार्क एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमंस या मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड ऑटोमोबाइल्स. यानी स्क्विरल्स जो कि एक सोशल पार्क के अंदर रहती हैं, सिटी पार्क में रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ की आदी हो जाती हैं कि यहाँ पे इंसान भी चले फिरेंगे और यहाँ पे गाड़ियाँ भी गुजरेंगी. तो पहल तो उनको एक अचंभा होता है या वो फ़ौरन मूव करती हैं, भाग जाती हैं जब भी कोई ऑटोमोबाइल गुजरती है या फिर ह्यूमंस चलते फिरते हैं आसपास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ की हैबिचुअल हो जाती हैं और उसको बॉदर नहीं करती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखती हैं. If the stimulus is withheld, then the response returns rapidly. तो उसमें यह है कि कुछ अर्सा के लिए अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए, कुछ अर्सा के लिए उस पार्क में से इंसान ना मूवमेंट करें या ऑटोमोबाइल्स ना गुजरें, या फिर इसी तरह से स्केयर क्रोज जो है कुछ अर्सा अपना स्टिमुलस देना छोड़ दें और कुछ अर्सा बाद इसको दोबारा रिपीट किया जाए, तो फिर से वही प्रोसेस जो है वो नए सिरे से रिपीट हो जाएगा. यानी नए सिरे से बर्ड्स डरना भी शुरू कर देंगे और स्क्विरल्स के अंदर भी थोड़ी झिझक आ जाएगी कि वो उन चीज़ से अफ्रेड होंगी कि ह्यूमंस और ऑटोमोबाइल जो है वो उनको ख़तरा ला के उनसे. If the stimulus is withheld, then the response returns rapidly. Habituation does not involve any conditioning. इसमें बेसिकली जो जहन है या उसमें मुख्तलिफ तरह की जो लर्निंग के प्रोसेस हैं उसमें मज़ीद इतनी ज़रूरत नहीं होती किसी और पॉलिशिंग की. Habituation is believed to be controlled through the central nervous system and should be distinguished from the सेंसरी अडेप्टेशन. तो इसमें ये चीज़ें हैं कि हैबिचुएशन एक अलग चीज़ है टोटली और इसको सेंसरी अडेप्टेशन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. सेंसरी अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स अंटिल दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग. यानी इसमें सेंसरी अडेप्टेशन क्या चीज़ है बेसिकली कि एक मुसलसल स्टिमुलस जब नर्वस सिस्टम को मिलता रहता है तो नर्वस सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देना छोड़ देता है. एग्जाम्पल इसकी क्या है? If you enter a room with an unusual order, your olfactory sense organs soon stop responding to these orders. यानी अगर आप एक कमरे में गए हैं, आपको एक अलग सी स्मेल या अलग सी खुशबू फील हुई है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपकी ऑल्फैक्टरी सेंसेस उसकी आदी हो जाती हैं और उसमें उनके आपके जो सेंसेस हैं उसको रिस्पॉन्ड देना छोड़ देती हैं. तो ये सेंसरी अडेप्टेशंस हैं, जबकि हैबिचुएशन जो है उसमें इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग वगैरह नहीं होती और ये थोड़ी सी डिफरेंट है सेंसरी अडेप्टेशन से. सेकंड जो हमारे पास लर्निंग का एक मेथड है दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग डॉक्यूमेंटेड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट आवन Pavlov. In his classical experiments on the salivary reflex in dogs, Pavlov presented the food right after the sound of the bell. बहुत एक मशहूर सा साइकोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट है. पेवलॉव ने सबसे पहले इसको कंडक्ट किया था और इसमें ये किया था कि बेसिकली डॉग्स के आगे जो है वो खुराक रख कर फिर बेल्स की रिंगिंग स्टार्ट की. तो इस चीज़ को दोनों को एसोसिएट कर दिया आपस में, फूड और रिंगिंग ऑफ द बेल जो है उसकी साउंड को उसने एसोसिएट कर दिया आपस में. तो इस तरह से उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो डॉग्स की हो गई. आफ्टर अ नंबर ऑफ सच presentations the dogs were conditioned, they associated the sound of bell with food. यानी अल्टीमेटली क्या हुआ कि डॉग्स जो है वो इस चीज़ के आदी हो गए कि जब भी उनके सामने खुराक रखी जाती है साथ ही घंटियाँ बजती हैं तो उनके अंदर एक आदत सी इस चीज़ के लिए डेवलप हो गई. इट वाज देन पॉसिबल टू एलिसिट द डॉग्स यूजुअल रिस्पॉन्स टू फूड दैट इज स्लाइवेशन विद जस्ट द साउंड ऑफ द बेल. यानी अगरचे उनके सामने खुराक नहीं भी आई, सिर्फ साउंड ऑफ बेल की वजह से ही उसके अंदर जो स्लाइवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे फूड सामने आने पर होता है. अगरचे फूड उनके सामने नहीं है लेकिन उसको वो रिलेट कर लेते हैं साउंड ऑफ द बेल के साथ. सो उस टाइम पे भी उनके अंदर स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है अगर जो फूड उनके सामने नहीं है.
द फूड एज अ पॉजिटिव री एनफोर्समेंट फॉर स्लाइवेटिंग बिहेवियर। री एनफोर्समेंट क्या है कि बेसिकली वो टारगेट, वो जो चीज़ उनके सामने रखी गई थी दैट वाज फूड, इसको उन्होंने री एनफोर्समेंट कहा है। तो ये जो पॉजिटिव री एनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि उनको एक रिवॉर्ड मिल रहा था, उनको उससे रिलेट कर रहे थे कि जो बेल्स की साउंड है उसके साथ उनको एक री एनफोर्समेंट भी अचीव होती है। बट responses could also be conditions using negative reinforcements, यानी इसी चीज़ को जैसे हम पॉजिटिव reinforcement यानी फूड के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसको किसी भी नेगेटिव reinforcement के साथ भी रिलेट किया जा सकता है और उसी तरह की क्लासिकल कंडीशनिंग भी हो सकती है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ वेरी कॉमन इन द एनिमल किंगडम। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स लर्न टू अवॉइड सर्टन ब्राइटली कलर्ड कैटरपिलर्स दैट हैव अ नॉक्शियस टेस्ट, यानी कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि कैटरपिलर्स को खाते हैं। अब कैटरपिलर जो है अमूमन इस तरह के जिनके कलर्स जो है वो शार्प हों, तेज़ कलर्स हों, ब्राइट कलर्स हों, अमूमन उनका जायका अच्छा नहीं होता, नॉक्शियस टेस्ट होता है, तो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं वो वाले बर्ड्स। तो अमूमन फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऐसी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है कि बर्ड्स को जैसे ही कोई ब्राइट कलर का कैटरपिलर नज़र आता है वो उसको खामखाई अवॉइड कर देते हैं, चाहे उसका जायका कैसा भी हो, लेकिन ब्राइट कलर्स को असल में वो एसोसिएट कर देते हैं कि उनका जायका भी अच्छा नहीं होगा, नॉक्शियस टेस्ट होगा। बिकॉज बर्ड्स एसोसिएट द कलर पैटर्न विद द बैड टेस्ट, दे माइट ऑल्सो अवॉइड एनिमल्स विद अ सिमिलर कलर पैटर्न। तो जिस तरह से उनको कोई और एनिमल भी नज़र आएगा अगर ब्राइटली कलर्ड होगा तो वो उसी से रिलेट कर देंगे कि कैटरपिलर्स का जैसे नॉक्शियस टेस्ट था और वो ब्राइटली कलर थे, तो कोई दूसरा एनिमल भी उसको अगर उन्हीं कलर्स में नज़र आता है तो उसको भी वो उसी पैटर्न के मुताबिक उसी हिसाब से लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होगा कंडीशनिंग के हवाले से। इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज अ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, द एनिमल्स लर्न while carrying out certain searching actions such as walking and moving about। तो इसमें यह है कि एनिमल्स जो हैं वो इधर उधर चलते फिरते अगर उनकी कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट मिलती है, उसके नतीजे में जो उनकी कंडीशनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ द एनिमल्स फाइंड फूड ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़, द फूड रीइंफोर्सेस द बिहेवियर एंड द एनिमल एसोसिएट्स द रिवॉर्ड विद इट्स बिहेवियर। If this association is repeated several times, the animal learns and the behavior leads to reinforcement। यानी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमेशा जब भी जानवर चलता फिरता है उसको किसी न किसी नतीजे में एक खुराक का एलिमेंट मिल जाता है और वो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर ले लेता है। तो अनटिल के उसके अंदर ये पॉलिशिंग, ये कंडीशनिंग होती चली जाती है और उसका बिहेवियर जो है इसी हिसाब से उसको लीड करता है कि जब भी वो चले फिरेगा, जब भी वो ब्राउजिंग करेगा तो अल्टीमेटली उसको जो है वो रीइंफोर्समेंट यानी फूड ही अचीव होगी। A classic example of instrumental conditioning is that of a rat in a Skinner box developed by B.F. Skinner, a prominent psychologist। तो इसको हम एक स्किनर बॉक्स की एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो कि B.F. स्किनर ने डिराइव किया था एक एक्सपेरिमेंट, और एक रैट को उसने एक अपने जो डिराइव्ड है बॉक्स, जिसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया था, उसके अंदर प्लेस करके उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करके देखी थी। व्हेन प्लेस्ड इन अ बॉक्स द रैट बिगिंस टू एक्सप्लोर, यानी आहिस्ता आहिस्ता जब बॉक्स के अंदर उसको रखा जाए तो वो इधर उधर चलता फिरता है, वो कोशिश करता है कि कोई रास्ता ढूंढे, कोई उसको एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है। इट मूव्स ऑल अबाउट द बॉक्स एंड बाय एक्सीडेंट इवेंचुअली प्रेसेस द लीवर एंड इज़ रिवॉर्डेड विद अ फूड पैलेट। तो अचानक क्या होता है कि बॉक्स के अंदर मौजूद वो बाय एक्सीडेंट, बाय चांस किसी एक लीवर को प्रेस करता है तो उसके सामने एक फूड पैलेट आकर गिर जाता है, तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको मिल जाती है। Because food reward are provided each time the rat presses the lever, the rat associates the reward with the behavior। तो अल्टीमेटली रैट क्या सीख जाता है कि जब जब वो इस प्रेसर को, इस इंस्ट्रूमेंट को करेगा प्रेस, तो उसको आगे से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी फूड मिल जाएगी। थ्रू रेपिटेशन द रैट लर्न्स टू प्रेस द लीवर राइट अवे टू रिसीव द रिवॉर्ड। आखिरकार क्या होता है कि रैट को पता चल जाता है कि जब भी वो लीवर को प्रेस करेगा तो उसको खुराक मिलेगी, तो इसी तरीके से वो फूड ले सकता है। In this type of learning, the animal is instrumental in providing its own reinforcement। तो उसमें यह है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए ख़ुद ही ये चीज़ अचीव कर लेता है कि अल्टीमेटली उसको जो भी reinforcement चाहिए है उसको इंस्ट्रूमेंटल वे में वो अचीव होगी। In instrumental conditioning, providing the reinforcement or food whenever the animal comes close to the lever and continuing to supply the reinforcement when the animal touches the lever shapes the behavior। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जब वो रिपीट करता है कि लीवर को प्रेस करना है तो खुराक मिल जानी है, अनटिल के उसका बिहेवियर इसी तरह का ही मॉडिफाई हो जाता है और वो खुद ब खुद जब भी उसको खुराक चाहिए होती है तो डायरेक्टली वो लीवर को प्रेस कर देगा। फाइनली द एनिमल लर्न्स टू प्रेस द लीवर टू ऑब्टेन फूड।
यंग एनिमल्स अटैम्प्ट टू लर्न न्यू मोटर पैटर्न्स ऑफन इन्वॉल्व इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो इसमें यह है कि जब नया नया जो भी एनिमल न्यू बॉर्न होते हैं उनके अंदर चलने फिरने और मोटर एक्टिविटीज़ के जो पैटर्न्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से कंडीशनिंग होती है उनके अंदर। अ यंग बर्ड लर्निंग टू फ्लाई और अ यंग मैमल एट प्ले मे इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्टन मूवमेंट्स और बिहेवियर पैटर्न्स बाय प्रैक्टिस ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़। यानी शुरू में उनको मुश्किल होती है चलने फिरने में या बर्ड्स को उड़ने में, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से उनको मूव करेंगे या किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग पैटर्न्स होंगे उनकी बॉडी ऑर्गन्स के, तो उनके लिए चलना फिरना या उड़ना आसान हो जाएगा। तो ये बार बार की प्रैक्टिस उनके अंदर ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो कर देती है और उनके लिए मूवमेंट्स आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है लर्निंग का, दैट इज़ लेटेंट लर्निंग। Latent learning, sometimes called the exploratory learning, involves making association without immediate reinforcement or reward. इसमें यह है कि आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग का प्रोसेस होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंडीशनिंग के नतीजे में कोई रिवॉर्ड ही मिलेगा, कोई रीइंफोर्समेंट ही मिलेगी, बल्कि इसमें क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी रिवॉर्ड की तलाश के इसमें एक्सप्लोरेशन होती है और मुख्तलिफ एरियाज़ या मुख्तलिफ जो बिहेवियर है उसकी पॉलिशिंग होती है। द रिवॉर्ड इज़ नॉट ऑब्वियस, एन एनिमल इज़ apparently motivated however to learn about its surroundings. For example, if a rat is placed in a maze that has no food or reward, it explores the maze although rather slowly. यानी बग़ैर किसी रिवॉर्ड के, बग़ैर किसी रीइंफोर्समेंट के अगर एक रैट को छोड़ दिया जाए एक मेज़ में, एक पज़ल में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको एक्सप्लोर कर लेगा। उसकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होगी क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उसके एंड के ऊपर क्या नतीजा निकलेगा या कोई रीइंफोर्समेंट मौजूद है या नहीं है। इफ़ फूड और अनदर रिवॉर्ड इज़ प्रोवाइडेड द रैट क्विकली रन्स द मेज़। यानी जब उसको पता होगा कि रिवॉर्ड रखा जाता है इसके आखिर में, तो अपेरेंटली उसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। Previous learning of the maze had occurred but remained latent or hidden until an obvious reinforcement was provided. तो शुरू में जब उसको पता नहीं होता कि reinforcement मौजूद है या नहीं है, वो प्रोसेस स्लो होता है। Latent learning allows an animal to learn about its surrounding as it explores. Knowledge about an animal's home area may be important for its survival, perhaps enabling it to escape from the predator or capture the prey. तो इसमें इस तरह की लर्निंग में बेसिकली अपने घर का पता, अपने जो ठिकाना है उसका पता एनिमल्स के लिए इस तरह की लर्निंग के थ्रू वो अचीव कर लेते हैं कि पहले उनको नहीं पता होता कि किसी भी प्रीडेटर से भागते भागते अचानक वो घर पहुंच जाएंगे या अपने छुपने की जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीज़ को वो अचीव कर लेते हैं और उनके अंदर लर्निंग जो है वो मैच्योर हो जाती है। लास्ट हमारे पास है इनसाइट लर्निंग, जिसमें हम कहते हैं इसको कॉग्निटिव बिहेवियर यानी ब्रेन और मेंटल प्रोसेसेस का इन्वॉल्व होना। इन इनसाइट लर्निंग द एनिमल यूजेस कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेसेस टू एसोसिएट एक्सपीरियंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। The classic example is the work of Wolfgang Kohler on chimpanzees that were trained to use the tools to obtain food rewards. यानी इसमें बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कोलर ने, उसने ये किया था कि चिंपैंजीज जो एक केज के अंदर मौजूद हैं उसने उनको बांस के टुकड़े जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए और छत के साथ कुछ केले के गुच्छे लटका दिए। अब उसने ये देखा कि वो बेसिकली चिंपैंजीज अपनी इनसाइट लर्निंग को यूज़ करते हुए कैसे वो रिवॉर्ड हासिल करता है, कैसे फूड तक पहुँचता है, उसको कैसे अचीव करता है। One chimpanzee was given some bamboo poles that could be joined to make a longer pole. यानी छोटे टुकड़ों को जोड़कर कैसे बड़ा पोल तैयार किया जा सकता है। And some bananas were hung from the ceiling. Once the chimp formed the longer pole, it used the pole to knock the bananas to the cage floor. यानी एक दफ़ा जो है वो सीख जाए अगर चिंपैंजी के छोटे छोटे बांस के टुकड़ों को जोड़कर एक लंबा पोल तैयार किया जा सकता है और फिर उसको जब टकराएगा वो बनाना से तो उनको गिराया जा सकता है केज के फ्लोर में। कोलर बिलीव दैट द एनिमल यूज्ड इनसाइड लर्निंग टू गेट द बनानास। In addition, Levi Goodall has also observed the chimpanzees in the wild using tools to accomplish various tasks. यानी ये तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन अगर वाइल्ड एनवायरनमेंट में देखा जाए तो गुडॉल ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि चिंपैंजीज जो वाइल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अपने लिए मुख्तलिफ चीज़ों को एज अ टूल यूज़ करते हैं अपने गुजारे के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दे यूज़ क्रम्पल्ड लीव्स एज अ स्पॉन्ज फॉर ड्रिंकिंग मिल्क। यानी जो खुश्क पत्ते होते हैं उनको पानी में सोख करके अगर वो मुंह में निचोड़ते हैं तो पानी पी सकते हैं आराम से, और इस तरह से क्रम्पल्ड लीव्स को वो एक स्पॉन्ज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ताकि आराम से पानी पिया जा सके। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की हमारे पास लर्निंग की